गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स टुडे बिगिन आवर टॉपिक वेपर प्रेशर। ठीक है, बिलीव मी ये टॉपिक जो है ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन दो पूरा सॉल्यूशन इस पे डिपेंड करता है एंड बिलीव मी इट्स वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, एक बार आपको समझ में आ गया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वेपर प्रेशर, आवर टॉपिक वेपर प्रेशर। ओके, व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर को डिफाइन करने से पहले हम कुछ एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, इवोपोरेशन। इवोपोरेशन, ठीक है। मान लो ये आपका कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें मैंने क्या लिया, इसमें प्योर लिक्विड ए लिया। क्या लिया मैंने? प्योर लिक्विड ए। तो सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल होंगे? सिर्फ बेटा ए के मॉलिक्यूल होंगे। आपको सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल होंगे? सिर्फ ए के मॉलिक्यूल, क्योंकि आपने सिर्फ लिक्विड ए लिया है, आपने अभी तक सॉल्यूशन नहीं बनाया, आपने सिर्फ लिक्विड ए लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे सपोज करो कि मान लो अब अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो आपको पता होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सॉलिड के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम होता है, गैस के बीच में क्या होता है? मिनिमम या ऑलमोस्ट। आप निग्लिजिबल भी बोल दोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिक्विड की बात करूं मैं तो लिक्विड में क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं होता, मतलब इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। ठीक है, अब एक बात है, अब ऊपर भी ए वाले मॉलिक्यूल होंगे तो बल्क में भी तो ए वाले मॉलिक्यूल होंगे ना। तब इसमें बात थोड़ा समझो कि ये जो मॉलिक्यूल यही ऊपर क्यों है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यही इन मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो बाकी मॉलिक्यूल से क्या है? ज़्यादा, तभी तो धक्का मारते हुए सरफेस के ऊपर है। तो सिंपल से बनना हमें ये याद रखना है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल सरफेस के अपर लेयर पर रहता है, इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल से क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एक बात, अगर मॉलिक्यूल बल्क में है तो इसको चारों तरफ से क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, हर तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो मतलब ये तो मूवमेंट कर नहीं सकता, तो इसका मतलब जो भी मूवमेंट करेगा वो कौन करेगा? ये पार्टिकल। ठीक है, अब सपोज करो मैंने क्या किया कि जैसे सपोज करो, इसको समझाने से पहले सपोज करो ये पानी है। अगर आपने सपोज करो इसको मान लो 100 ग्राम वाटर लिया आपने इस बोतल में, मैं अभी बोतल को खुली रख रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको 1 घंटा ऐसे ही रख दो, छोड़ दो, तो क्या 100 ग्राम ही ये वाटर रहेगा इस बोतल में? नहीं। क्यों? कुछ देर के बाद थोड़ा सा वेट क्या हो जाता है इस वाटर का? कम हो जाएगा। क्यों? कुछ मॉलिक्यूल इवोपरेट कर जाएंगे, है ना, इवोपरेट कर जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? इवोपरेशन। तो आई होप तो ये बात आपको सारी समझ में आ रही है, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब समझो बात को थोड़ा कि अब ये इवोपरेट कर जाएंगे। ठीक है, अब कौन इवोपरेट करेंगे इसको हम बात समझते हैं। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर हैं, तो जैसे ही आप उनको थोड़ी सी हीट दोगे ना, हीट थोड़ी सी देने पर, तो ये क्या करेंगे? इवोपरेट करके ऊपर जाने लगेंगे। मतलब ये किस फॉर्म में जाने लगेंगे? गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में जाने लगेंगे, और ये अपने आप होता, आपको करवाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन। ठीक है, क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। इसका डेफिनेशन में लिख देता हूं बेटा, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल present at the surface into vapor molecule is known as evaporation, इवोपोरेशन। ठीक है, अब फिर से मैं समझाने की ओवरऑल आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई जो सरफेस पे है, ऑब्वियस सी बात है, उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल से क्या रहती है? थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो जैसे ही आप इनको थोड़ी सा एनर्जी दोगे तो ये तुरंत अपने सरफेस को क्या करने लगेंगे? छोड़ने लगेंगे। क्या करेंगे? ये छोड़ने लगेंगे। तो आई होप से यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट जस्ट वेट करिएगा। ठीक है, देखो अब जैसे एक बात मैं समझाने की कोशिश, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर मान लो को मॉलिक्यूल कोई नीचे भी तो मॉलिक्यूल होंगे ना, एक इनके नीचे भी तो जस्ट मॉलिक्यूल एक ही होंगे,
तो वो क्या करने की कोशिश करेंगे, वो इनको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो आपको इतनी सफिशिएंट एनर्जी देनी है कि ये इनको तोड़ के बोले, ये क्या बोलेंगे, जाने नहीं देंगे तुझे, ये बोलते हम रहेंगे नहीं तुम्हारे साथ क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी तुमसे ज़्यादा है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये क्या होता है, ये इनको तोड़ते हुए ऊपर चले जाते हैं, मतलब अपने आप को वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि ये अपने आप होता है, आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं, आपको हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा देना, अपने आप ये इवोपरेट कर जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। अब कुछ बातें होती है इवोपरेशन की जो किन बातों पे डिपेंड करता है, तो लेट्स सी। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपरेशन, ठीक है, रेट ऑफ इवोपरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपरेशन। आखिर किन किन बातों पे इवोपरेशन क्या होता है मेरा डिपेंड करता है बेटा, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है। तो लेट्स सी, सपोज करो पहला फैक्टर जो होता है वो होता है मेरा टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको पता है रेट ऑफ इवोपरेशन मतलब कितने स्पीड से इवोपरेशन होगा। तो ऑब्वियस बात है, मान लो अगर आपने इसको ये अभी मान लो 23 या 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, इसको 40 डिग्री पे ले जाओ, तुरंत वाटर क्या करने लगेंगे, इवोपरेट होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपर सरफेस वाले मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो उनको टेम्परेचर बढ़ाते हैं और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो अपने आप ये क्या करेंगे, सरफेस को छोड़ने लगेंगे। ओवरऑल आप ऐसा भी समझ सकते हो, अभी आप स्टेबल हो, क्यों स्टेबल हो, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको मैं 10 करोड़ दे दूंगा, तुरंत आप हवा में उड़ने लगोगे, बरोबर है ना, इंसान का नेचर होता है बेटा ये। उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स का वही नेचर, भाई तुरंत का टेम्परेचर बढ़ा, तुरंत काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तुरंत ये हवा में उड़ने लगते हैं, वही स्टोरी इनके भी है, ठीक है। तो इन सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग की अगर मैं बात करूँ, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड की बात करो, नेचर ऑफ लिक्विड की बात करो तो रेट ऑफ इवोपरेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उन पे भी ये चीजें डिपेंड करती है। कैसे, अगर मान लो आपने सफिशिएंट टेम्परेचर दिया लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, तो ये उड़ने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं रखेगा। जैसे एक तरफ मैंने वाटर डाला अपने टी शर्ट पे और एक तरफ मैंने सपोज करो शहद डाला, तो क्या होगा, वाटर तो अपने आप इवोपरेट होके चला जाएगा और कुछ दाग भी नहीं होगा, लेकिन क्या शहद इवोपरेट होकर जाएगा, क्या नहीं जाएगा। शहद का दाग वैसा का वैसा है, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई थोड़ा बहुत ज्यादा विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा, इवोपरेशन की टेंडेंसी क्या रहती है, उतनी ही कम रहती है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आया। तीसरा फैक्टर जो होगा वो होगा मेरा सरफेस एरिया। क्या होगा, सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया क्या होता है, रेट ऑफ इवोपरेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है। क्यों, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, लिक्विड का, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल इवोपरेट करेंगे। सिंपल से बंदा, एक आप इतने से कंटेनर में करा और एक इतने बड़े कंटेनर में करा, तो इतने बड़े कंटेनर में नंबर ऑफ सरफेस से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, तो इवोपरेशन भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फ्लो ऑफ ड्राई एयर, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। फ्लो ऑफ ड्राई एयर का मतलब क्या है बेटा, कि जैसे समझो ड्राई एयर मतलब क्या होता है, ड्राई एयर एक टेंडेंसी होती है, ड्राई एयर मतलब आप नाम से समझ में
में आ रहा होगा, ड्राई एयर की टेंडेंसी होती है जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलेगा वो अपने आप में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा, ठीक है। और उसी वजह से क्या होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। अब आपने देखा होगा जो समुद्र के पास का जो रीजन होगा, आपने जैसे दापोली वगैरह जाओगे तो गर्मियों में जाओगे तो ह्यूमिडिटी वहाँ बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि सी का जो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा हो तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो जैसे जैसे ड्राई एयर उसके ऊपर से जाते जाएगा तो जो वेपर है वो अपने आप में क्या करने लगेगा, एब्जॉर्ब करने लगता है। तो इस वजह से हवा में क्या होता है, नमी रहती है, थोड़ी चिपचिपा रहता है हवा, ठीक है। आपने देखा होगा हवा में नमी रहती है या बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है हवा में, या ह्यूमिडिटी आप जिसको बोल सकते हो, तो बहुत ज्यादा रहता है। तो इस वजह से आप ये बोल सकते हो कि जितना ज्यादा ड्राई एयर में भेजूंगा उतना, आप जैसे जितना इवेपोरेशन हुआ ड्राई एयर भेजा वो एब्जॉर्ब किया, और इवेपोरेशन होगा, ड्राई एयर भेजते जाओ इवेपोरेशन होते जाएगा, ड्राई एयर भेजते जाओ इवेपोरेशन होते जाएगा। कहने का मतलब आप समझ पा रहे होगे कि ड्राई एयर की टेंडेंसी है जहां उसको मॉइस्चर मिलेगा वो अपने आप में क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे ही मान लो इतना सा जो मेरे पास कंटेनर है वो उसका पहला सरफेस जो पहला मतलब अपर लेयर का जो मॉलिक्यूल जो सारे के सारे इवेपोरेट कर गए तो उसके नीचे वाले ऊपर जाएंगे, तो जो ऊपर जो पहला वाला लेयर का जितना मॉलिक्यूल इवेपोरेट करे तो ड्राई एयर भेजोगे तो वो अपने ऊपर से मॉइस्ट कर लेगा। कंटिन्यूस आप क्या कर रहे हो, ड्राई एयर भेजते जा रहे हो, इवेपोरेशन होते जा रहा है, इवेपोरेशन होते जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पूरा रिएक्शन चला भाई, इवेपोरेशन होते ही ड्राई एयर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, इवेपोरेशन होते ही ड्राई एयर उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को हम बढ़ा सकते हैं। तो लिख देता हूं मैं, ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब, ड्राई एयर हैज tendency to absorb, dry air has tendency to absorb, dry air has tendency to absorb moisture, absorb moisture and become saturate with it, and become saturate with it, and become saturate with it, and in order to do that, and in order to do that, and in order to do that, it increases rate of, it increases rate of इवोपरेशन। क्या करेगा, इवोपरेशन की रेट को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है, ठीक है बेटा। अब तो इवोपरेशन का सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। अब आता है यहाँ पे वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है बेटा। एक बार ये वेपर प्रेशर आप समझ गए ना अच्छे से, तो बिलीव में आपसे कोई भी क्वेश्चन बना, चाहे जेईई हो चाहे नीट हो, कोई भी क्वेश्चन देगा आप इजिली बना सकते हो, बस इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। होता क्या है, अब जैसे मान लो अभी आपका कंटेनर क्या था बेटा, खुला हुआ था, लेकिन अब मैंने इस कंटेनर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अभी भी मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, प्योर लिक्विड ए ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपर सरफेस में भी क्या होंगे, ए वाले ही मॉलिक्यूल होंगे। आपको किसके मॉलिक्यूल मिलेंगे अपर सरफेस पे, सिर्फ ए के, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये वापस से ये वेपर बनना चालू करेंगे, इवोपरेशन होगा। तो इवोपरेशन जैसे ही होगा, जैसे ही ये गैस मॉलिक्यूल क्या हो, ये तो रैपिड रैंडम मोशन करते हैं, वेपर क्या होंगे, रैपिड रैंडम मोशन करेंगे, और जैसे ही मोशन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं वॉल से टकराएंगे। अब क्या होगा, जैसे ही वॉल से टकराएंगे तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे और फिर से ये किस फॉर्म में चले जाएंगे, कंडेंस फॉर्म में चले जाएंगे। फिर से ये क्या होगा, जो वेपर होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली T=0 पे यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा, रिएक्टेंट मिलेगा। T=0 पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट आपके पास क्या है, बेसिकली लिक्विड है, ठीक है। तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा यहाँ पे, इस समय तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब कुछ नहीं है, मान लो सर जब कंडेंसेशन हुआ ना, इनिशियली T=0 पे आपने ढक के रख दिया, तो इवोपरेशन तो अपनी मैक्सिमम स्पीड से होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मैक्सिमम है, ठीक है। कुछ समय के बाद लेट T=T, अब आपके पास क्या है, रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। मान लो कुछ समय के बाद भैया इवोपरेशन हुआ, इवोपरेशन भाई अब गैस बने, वेपर बना, वेपर टकराएगा, काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, तो फिर से कंडेंस फॉर्म में चला जाएगा, तो लिक्विड भी बन जाएगा साथ ही साथ। तो लिक्विड प्लस वेपर दोनों रहेंगे इस केस में, ठीक है। लिक्विड प्लस वेपर क्या रहेंगे, दोनों रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ इवोपरेशन तो आपका फिक्स है,
मतलब वो जिस स्पीड में हो रहा है वो उसी स्पीड में होगा, उसके चेंजेस कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ना, आप क्लोज कंटेनर लियो तो आपने टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रखा है, नेचर ऑफ लिक्विड भी सेम है, सरफेस एरिया भी कांस्टेंट है, और ना ही आप इसे ड्राई एयर पास कर रहे हो। तो जब कुछ नहीं है, सब चीजें कांस्टेंट है, इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन जो इनिशियल था वो हमेशा उतना ही रहेगा, बाद तक उतना ही रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, बढ़ना चालू करेगा। अब कंडेंसेशन भी क्या होगा, बढ़ना चालू करेगा। यहाँ तक आप बात समझ में, मतलब इस केस में क्या हो रहा है, लिक्विड वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है और वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये स्टेज इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, जब ये स्टेज इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट दोनों आपके पास रहेंगे, लिक्विड प्लस वेपर दोनों आपके पास रहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि रेट ऑफ, एक समय तो आएगा कि दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप ऐसे समझो कि मान लो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन और ये कंडेंसेशन है, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो फिक्स है क्योंकि आपने कोई भी चीजें, कोई भी फैक्टर का यहाँ पे यूज नहीं किया, जो था फैक्टर सारे कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो इनिशियल t इक्वल टू 0 पे था, इनफाइनाइट टाइम तक वो उसी स्पीड में रहेगा। बट धीरे धीरे क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ना चालू क्यों होगा, इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी वेपर मॉलिक्यूल लूज करेंगे तो फिर से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो धीरे धीरे कंडेंसेशन का भी स्पीड क्या होगा, बढ़ने लगे। एक समय के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब ये इक्वल हो जाते हैं, इनको, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये मैंने आपको पढ़ाया डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है। डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको याद होगा कि भैया दिखने में तो ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो आपको याद होगा कि आपको मैं बोला था एक बाल्टी लो, ठीक है, और उसको नल के नीचे टैप के नीचे रख दो, तो पानी चालू कर दो। कुछ समय तक बाल्टी जब भर जाएगा तो उसके पानी जब भर जाएगा, बाल्टी में जब पानी भर जाएगा तो बाल्टी के नीचे थोड़ा क्या करो, होल कर दो, तो पानी निकलना भी चालू कर देगा। और थोड़ा सा उस समय थोड़ा सा क्या होगा, वाटर डिक्रीज करेगा, लेकिन ऊपर से वाटर कंटिन्यू आ रहा है, नल से तो पानी कंटिन्यू आ रहा है। तो एक समय के बाद वाटर का लेवल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो अंदर आ भी रहा पानी, बाहर जा भी रहा, लेकिन वाटर का लेवल क्या है, कांस्टेंट है। हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, पानी का आना और पानी का जाना दोनों का स्पीड जब सेम हो जाएगा तो वाटर का लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और ये कंटिन्यूअस होते रहेगा। एक समय के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। और जैसे ही ये इक्विलिब्रियम पे आएंगे और उस समय जो ये वेपर बने होंगे और ये अपर सरफेस पे जो भी ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। बेटा याद रखना, कभी भी वेपर प्रेशर हमेशा सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो कभी भी मैं वेपर प्रेशर की बात करूंगा तो वेपर प्रेशर तब डिफाइन होगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए, और उस समय जो भी वेपर होंगे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड, मतलब अपर लेयर ऑफ द सरफेस, मतलब कहने का मतलब अपर लेयर ऑफ द लिक्विड पे, मतलब सरफेस ऑफ द लिक्विड पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। नाम से बहुत आसान है कि वेपर प्रेशर मतलब जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो वेपर प्रेशर, बट बहुत जन ये बात नहीं जानते कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिफाइन होता है। आप जनरली वेपर प्रेशर कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो जनरली अगर मैं इसके ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे तो पता था रेट ऑफ इवेपोरेशन तो क्या था, कांस्टेंट था। एक समय के बाद कंडेंसेशन क्या होना चाहेगा, बढ़ना चालू करेगा। और ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टाइम टी इक्विलिब्रियम। ये रेट हो गया, ये टाइम का ग्राफ हो गया, ठीक है बेटा। आई होप सो ये अपन चीज़ आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। देखो अभी इसी बॉटल से मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी को प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले क्या था, मेरा बॉटल खुला हुआ था तो सिर्फ क्या हो रहा था, इवेपोरेशन हो रहा था, वेट क्या हो रहा था, मेरा घट जा रहा था वाटर का, ठीक है। लेकिन अब मैंने बॉटल को क्लोज कर दिया, ये इवेपोरेशन तो अभी भी होगा, लेकिन ये अब ये बॉटल के बाहर नहीं जा पाएगा। ये क्या होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप धूप में रख देते हो बॉटल को तो देखना थोड़ा बॉटल के आसपास में क्या होता है, ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं। कैसे जमा होते हैं, क्योंकि भैया जो इवेपोरेशन हुआ होगा इससे टकराया होगा, कंडेंस हो चुका होगा। तो उस तरीके से क्या होगा, एक समय के बाद इन दोनों में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। अब ये इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक ये बोतल क्लोज है तब तक ये इनफाइनाइट टाइम तक ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहता है। जब तक ये इक्विलिब्रियम तब तक एस्टैब्लिश रहेगा जब तक तुम्हारी दिमाग की स्थिति
सही ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, अब आप बोलोगे सर मैं छेद कर दूंगा, सर मैं बोतल खोल दूंगा, तो तब तो ऑब्वियस बात है, तब तो इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, तब तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तब शायद आप वेपर प्रेशर डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन वेपर प्रेशर तब डिफाइन कर सकते जब भैया क्लोज कंटेनर हो, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो, और उस समय जो वेपर इस अपर लेयर पे, इस आप देख पा रहे होंगे शायद, अगर ये अपर लेयर पे जो देख रहा है सबसे टॉप लेवल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वेपर मेरा इन द फेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम या इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो लिक्विड मेरा क्या है, वाटर है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। ठीक है, तो याद रखना इन केस ऑफ वाटर, in case of water it is also known as aqueous tension। इसी को हम क्या बोलते हैं, aqueous tension बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब इसे में और मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, मैंने क्या बोला, अभी ये इस कंडीशन ले रहे हैं कि मैंने क्लोज कंटेनर लिया था। ठीक है, सेम कंडीशन में डिफाइन कर रहा हूं, प्योर लिक्विड ए है मेरे पास, प्योर लिक्विड ए है, अपर सरफेस में क्या है मेरा, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये इवोपरेट करेंगे, ये क्या करेंगे, इवोपरेट करना चालू करेंगे, और जो वेपर बन चुके हैं वो क्या करेंगे, कंडेंस करना चालू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कंडेंस करना चालू करेंगे। ठीक है, और मतलब ये वाला जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर फेज बोलते हैं। यहाँ पे जो ए है वो मेरा किस फेज में, वेपर फेज में, और यहाँ पे जो ए है वो किस फेज में है, वो लिक्विड फेज में। क्या है मेरा बेटा, लिक्विड फेज में। थोड़ा बात को समझो। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, P0A बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, P0A। मैं लिखाऊंगा, डोंट वरी, बट मैं फिलहाल मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, P0A। मतलब कभी भी वेपर प्रेशर हम प्योर लिक्विड का, प्योर लिक्विड किसका है, P से वेपर प्रेशर है तो P है, किसका है, एक का। और लेकिन अगर प्योर लिक्विड का है तो हम ये जीरो साइन ऊपर लगा देते हैं, इससे मुझे ये पता चलता है कि दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। समझ में आई बात सबको। ठीक है, अगर प्योर लिक्विड भी रहा तो हम क्या करेंगे, P0B बोलेंगे। आज बात समझ में। ठीक है, अब जैसे सपोज करो, यहाँ पे समझाने की कोशिश में क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो T=0 से लेकर T=10 तक वेपर बन रहा होगा। ठीक है, T=0 से लेकर T=10 तक वेपर बन रहा होगा, तो उस समय जो वेपर होगा वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि T=0 से लेकर T=10 तक वेपर बना, लेकिन एट द 11 सेकेंड पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ। मैं क्या मान रहा हूँ, 11 सेकेंड पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन 0 से लेकर 10 तक के टाइम में जो वेपर बना, वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था इस अपर सरफेस पे, मैं उसको क्या बोलूंगा, आखिर वो क्या होगा, मतलब वो भी तो वेपर है ना, वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना, तो मैं उसको वेपर प्रेशर क्यों नहीं बोल सकता। तो याद रखना, तब वो मेरे लिए क्या होगा, जब T=0 से लेकर T=10 तक वेपर बन रहा होगा, जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। लेकिन जैसे 11 सेकंड पे आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, जैसे 11 सेकंड में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, तो उसमें क्या हो जाएगा, तब जो पार्शियल प्रेशर होगा तब वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर प्रेशर में। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। 11 सेकंड के बाद जैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, तो जो उसके बाद तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, तो उस समय जो हम प्रेशर बोलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। फाइनली ओवरऑल आप ये भी बोल सकते हो कि किसी भी लिक्विड का मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर उसका वेपर प्रेशर होता है बेटा। मतलब T=0 से लेकर T=10 तक, मतलब जस्ट 1 सेकंड पहले, 11 सेकंड में आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, और 1 सेकंड पहले तक आपका क्या होगा बेटा, उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। लेकिन दिस इज नॉट द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होगा, जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, और उसके बाद वो फर्दर चेंज नहीं करता, ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसा ही प्रेशर रहेगा अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है तो। आई होप से यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक। अब एक बात और, अब वेपर प्रेशर किन चीजों पे डिपेंड करता है वो भी हम सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अगर मैंने बोला कि H2O लिक्विड और H2O गैस, ठीक है, H2O लिक्विड और H2O गैस, इसका क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kp। Kp मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस।
केपी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हमने सीखा हुआ है। इसका मतलब यही क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ H2O। इसका मतलब क्या होगा कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, केपी के वैल्यू पर। और केपी कब डिफाइन होता है, केपी सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होता है। इसका मतलब ये होगा कि 0 से लेकर 10 तक आप केपी डिफाइन नहीं कर सकते। केपी डिफाइन करोगे आप सिर्फ और सिर्फ 11 सेकंड में। तो इसका मतलब ये होगा 0 से लेकर 10 तक के वेपर प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, और 11 सेकंड में जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर मिलेगा वही आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। और ये सिर्फ कब डिफाइन होता है, इक्विलिब्रियम पे। और इसका मतलब होगा कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि केपी सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, केपी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड। ना उसको लिक्विड के नेचर से मतलब है, ना ही आप इतना बड़ा कंटेनर लो या इतना बड़ा कंटेनर, लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप एरिया बढ़ा दो, वॉल्यूम घटा दो, कुछ भी कर दो, वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी फैक्टर पे वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो आई होप से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं लिख देता हूँ ये जो मैंने पॉइंट आपको समझाया, ठीक है, नोट बना के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा कंसेप्चुअली, ठीक है। तो क्या था, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर इज द maximum value of partial pressure, vapor pressure the maximum value of partial pressure at the given temperature, at the given temperature, at the given temperature. If partial pressure increases, if partial pressure increases, if partial pressure increases after this value, after this value, मैं समझा रहा हूँ, जो भी लिखाऊंगा मैं डोंट वरी समझाऊंगा, this value, after this value, then some vapor will condense, then some vapor will condense, some vapor will condense, and if partial pressure decreases, and if partial pressure decreases, then liquid will vaporize, then liquid will vaporize until, दो कंडीशन होगा इसमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन्ड, या ऑल द लिक्विड विल वेपराइज, ऑल द लिक्विड विल वेपोराइज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम, अभी मैंने आपको क्या समझा भाई, किसी भी लिक्विड का पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मान लो अगर इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस, मान लो अब मैं क्या बोला, अगर आपने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन आप अब अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि मान लो अभी भी थोड़ा पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, इन केस पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लो आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो हल्का सा ऑब्वियस सा बात है, हल्का सा पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो अब अपने आप को वापस इक्विलिब्रियम लाने में क्या करेगा, तो कुछ क्या करेगा, वेपर क्या करेगा, कंडेंस कर देगा और फिर से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही। अगर कभी भी ऐसा बोला जाए कि अगर मान लो पार्शियल प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर की वैल्यू को भी क्रॉस कर चुका है, तो सिंपल सा बात यह है कि वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाना चाहेगा। तो अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ चुका है तो वो पार्शियल प्रेशर कब बढ़ा होगा, जब इवेपोरेशन क्या हो चुका होगा, ज्यादा हो चुका होगा, तो उससे अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करेगा, फिर से कंडेंसेशन करना चालू करेगा। मतलब जितने वेपर बने होंगे उसमें से कुछ पार्ट क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा, ताकि ओवरऑल रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये तो तब कंडीशन है जब पार्शियल प्रेशर क्रॉस कर जाएगा वेपर प्रेशर की वैल्यू को। लेकिन अगर मान लो पार्शियल प्रेशर क्रॉस नहीं किया, मान लो किसी तरीके से पार्शियल प्रेशर घट चुका लिक्विड का, तब वो क्या करेगा, तो दो बातें, वो तब तक वेपराइज करते जाएगा जब तक मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ऑब्टेन ना हो जाए, या हो सकता है सारा का सारा लिक्विड क्या हो जाए, वेपराइज कर जाए। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कि आपको
50 ग्राम चाहिए वाटर का, 50 ग्राम चाहिए वाटर का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास 55 ग्राम है तो इजीली क्या होगा, आपको तो सिर्फ 50 ग्राम का चाहिए वाटर ताकि इवोपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर है, और आपके पास पानी पूरा है। इसका मतलब आप एक बात ऑब्जर्व करो कि इक्विलिब्रियम है तो मतलब लिक्विड भी होना चाहिए और वेपर भी होना चाहिए। भले लिक्विड का एक ड्रॉप हो तो भी चलेगा और भले वेपर का एक ड्रॉप हो तो भी चलेगा, तब तक क्या होता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैब्लिश होता है। आपको अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो अगर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू घट चुकी है और आपको वेपर प्रेशर तक जाना है तो ऑब्वियस बात है इवोपोरेशन करना चालू करेगा अपने आप को वो वेपर प्रेशर लाने के लिए। आई बात समझ में? इवोपोरेशन चालू करेगा तो कब तक चालू करेगा भाई, मान लो जब तक चालू तब तक करते रहेगा जब तक, मान लो जैसे सपोज करो, ऐसा समझो, नहीं समझ में आ रहा तो, कि मान लो प्योर लिक्विड है और इसका वेपर प्रेशर होता है सपोज करो 100 mmHg, कितना है 100, या सपोज करो 100 mmHg है वेपर प्रेशर, ठीक है। लेकिन आपके पास लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर वो 80 mmHg है, तो क्या होगा 80 से 100 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वेपराइज करना पड़ेगा। तब तक वेपराइज करना पड़ेगा जब तक ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पार्शियल प्रेशर तक ना आ जाए, ठीक है। तो हो सकता है उसमें दो बातें होंगी, या तो पूरा का पूरा लिक्विड क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा तब भी वैल्यू ना पहुंचे, या हो सकता है कि लिक्विड बच भी जाए तब भी वो कर जाए। जैसे कहने का मतलब है कि सपोज कर आपने 50 ग्राम वाटर के लिए वेपर प्रेशर जो हमने ऑब्जर्व किया वो 100 mmHg है, ठीक है। आपके पास और वाटर कितना कम से कम कितना चाहिए भाई, 51 चाहिए आपको, कितना चाहिए 51 में भी क्या होगा 1 ग्राम तो आपके पास बचेगा ना, बाकी भले वेपराइज कर जाए कोई दिक्कत नहीं, तब तक मेरा 100 mmHg स्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्या है 45 है तो ये तब तक होते जाएगा, 45 ग्राम वाटर है और आपके पास 80 mmHg मान लो क्या है पार्शियल प्रेशर है लिक्विड का, तो ये तब तक वेपराइज करते जाएगा जब तक ये 100 ना पहुंचे। तो क्या 100 पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, क्यों, आपने लिया 45 ग्राम और वाटर का जो वेट है वो 100 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा लिक्विड वेपराइज हो जाएगा और शायद हो सकता है तब तक आपका पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी ना पहुंचे। तो वही कहने का मतलब अगर पार्शियल प्रेशर घट जाता है तो घटना, अगर घटेगा तो इवोपोरेशन ज्यादा होगा, जब तक इवोपोरेशन होते जाएगा जब तक सारा का सारा लिक्विड या तो वेपराइज कर जाए या हो सकता है अपने मैक्सिमम वैल्यू तक वो पहुंच जाए। तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दोनों बात, इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे मतलब अगर आप 50 ग्राम वाटर लिए है, 50 ग्राम वाटर के लिए अगर वेपर प्रेशर मेरा 100 m है और आपको मान लो सपोज करो 45 ही है, तो और 45 ही है और उस 45 mmHg का जो है मेरा वेपर प्रेशर वो 80 है, तो इसका मतलब वो वेपराइज करते जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाए और सारा का सारा लिक्विड क्या कर जाए, वेपराइज कर जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो जितने भी पॉइंट्स लिखाऊंगा वेपर प्रेशर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर वेपर प्रेशर घट गया तो इवोपोरेशन करना चालू करेगा, जब तक चालू करेगा जब तक होते रहेगा इवोपोरेशन, जब तक वो पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू तक ना पहुंच जाए, या हो सकता है आपका जब पहुंचते आपका पूरा लिक्विड ही क्या हो जाए, वेपराइज कर जाए। इट डिपेंड ऑन द वाटर कितना आपने लिया है, ठीक है। या तो अगर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई, वेपर प्रेशर को भी क्रॉस कर गए, तो हर सब्सटेंस अपने आप को क्या चाहता है, इक्विलिब्रियम में, मतलब वो वापस से वेपर प्रेशर की वैल्यू में लाना चाहेगा। अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ गया तो बढ़ा कैसे होगा, इवोपोरेशन बढ़ गया होगा, तो इस वजह से क्या होगा, अगर पार्शियल प्रेशर, ये कंडीशन कब है, जब पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्रॉस कर जाती है, मतलब इवोपोरेशन ज्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, कंडेंसेशन अपना स्पीड बढ़ा देगा, उस तरीके से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। इस ओवरऑल का मतलब ये था, ठीक है। तो वेपर, और दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा, इट इज डिनोटेड बाय पी नॉट ए, इट इज डिनोटेड बाय पी नॉट ए। अगर ये प्योर लिक्विड ए है तो पी नॉट ए या पी नॉट बी और पी नॉट बी, ठीक है। एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू will be given
in the problem and its numerical value will be given in the प्रॉब्लम। ठीक है, हमेशा हमेशा किसी भी, आप बहुत दुनिया में बहुत सारे लिक्विड है तो सबका वेपर प्रेशर का वैल्यू याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ any liquid does not depend upon vapor pressure of any liquid does not depend upon amount of liquid ठीक है, कॉमा वॉल्यूम ऑफ वेसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस चीज को समझिएगा क्योंकि इस वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसको कोई मतलब नहीं है लिक्विड के अमाउंट से, उसको कोई मतलब नहीं है वॉल्यूम ऑफ वेसल से। ठीक है, अमाउंट ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल एंड शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर एंड शेप ऑब्लिक साइज ऑफ कंटेनर, शेप ऑब्लिक साइज ऑफ कंटेनर। ठीक है बेटा, आई होप से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये था मेरा भैया वेपर प्रेशर। अब इनके भी कुछ फैक्टर्स होते होंगे। ठीक है, तब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, आज पूरा वेपर प्रेशर ही चलेगा। एक बार आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया ना बेटा, तो बिलीव में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग में पहला फैक्टर क्या होगा आपका, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, आखिर क्या है नेचर ऑफ लिक्विड। जैसे सपोज करो, आपको मैं ऐसा समझाता हूँ कि मान लो अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, प्योर वाटर लिया। क्या लिया, प्योर वाटर लिया। ठीक है, और यहाँ पे आप ले रहे हो C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, आप समझो बात को, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, H बॉन्ड होता है बेटा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और C2H5OH और C2H5OH, ऑब्वियस बात है ये जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड से तो क्या होगा, वीक होगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि P0 ऑफ H2O विल बी स्मॉलर देन P0 ऑफ C2H5OH। कैसे, अब ये बॉन्ड वीक है तो इसकी टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी, मतलब इसकी उड़ने की टेंडेंसी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये बॉन्ड क्या जल्दी से टूटेगा ना, और जल्दी से टूटेगा नहीं तो ये मॉलिक्यूल जल्दी से इवोपरेट करेंगे नहीं, इसलिए इनका वेपर प्रेशर इनसे क्या होगा, कम होगा। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है ना, वही बताया था ना, इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। जब इवोपरेशन ही नहीं हुआ जल्दी से तो वेपर प्रेशर कहाँ से जल्दी से होगा। तो वही बात है, जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा लिक्विड के बीच में उतना ही वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो शहद पानी वाला एग्जांपल याद रखना, एक तरफ शहद रखा और एक तरफ वाटर रखा, तो अब शहद का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर थोड़ी उड़ने की टेंडेंसी क्या रखता है, ज़्यादा रखता है। और वाटर से भी ज़्यादा उड़ने की टेंडेंसी कौन रखता है, अल्कोहल। अल्कोहल आप तुरंत यहाँ रख दो, तुरंत इवोपरेट कर जाएगा, इतने बॉन्ड वीक होता है उनके बीच में। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे सपोज करो इसमें एक और एग्जांपल लिया, जैसे C2H5OH लिया इस कंटेनर में, इस कंटेनर में मैंने लिया आपको CH2OH CH2OH, और एक कंटेनर में मैंने आपको लिया ग्लिसरीन CH2OH CH2OH CH2OH। ठीक है, समझ में आया बेटा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज योर A B
सी, इसको हम ग्लाइकोल बोलते हैं और इसको हम ग्लिसरीन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा रहेगा, वेपर प्रेशर ए का ज़्यादा रहेगा, फिर बी और फिर सी, क्योंकि इनके बीच में ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, ज़्यादा बॉन्ड रहेंगे तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहेगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ए का, इसमें सिर्फ एक बॉन्ड टोटल है, इसमें 4-4 2-2 बॉन्ड तोड़ने हैं और इसमें 3-3 बॉन्ड तोड़ने हैं। ऑब्वियस बात है ये इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो ग्लिसरीन आप देखते भी होंगे थोड़ा गाढ़ा रहता है, बराबर, तो ऑब्वियस बात है उसके वेपर प्रेशर क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है इसी में हमारा, ठीक है, वो है, ये तो मेरा पहला फैक्टर हुआ, और इसी फैक्टर में हम इसी नेचर ऑफ लिक्विड में ही हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया सॉल्यूशन में, बट अकॉर्डिंग टू द वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग हमने सब्सटेंस को डिवाइड किया, ठीक है। अगर बेटा कोई पॉइंट आपको हो सकता है कि जैसे मैं अभी ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मैं आपको जज नहीं कर पा रहा हूँ, आपको समझ में आया नहीं है, ऑफलाइन में बातें अलग होती है, बेटा मैं आपको देख के समझ जाता हूँ कि आपको समझ में आया नहीं है। तो इनकेस अगर, क्योंकि यहाँ पे मैं चीज़ें रिपीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आए लेक्चर के दौरान तो आप अपने डाउट सेशन में पूछ सकते हो कि सर ये पॉइंट एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, पर्सनली एक्सप्लेन कर दीजिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। देखो बेटा अब 6 ही महीने बचे हैं तुम्हारे जेईओ और नीट वालों का भी मुझे लगता है अप्रैल तक एग्जाम हो जाएगा, तो जेई नीट जो भी हो प्लीज़ अब ये 7-8 महीने थोड़ा सीरियसली रहो, क्योंकि आपको ये टॉपिक बहुत ईजीली में आप विश्वास करो, मैं आपको इस पॉइंट्स में बहुत, जो भी 12th वाले फिजिकल टॉपिक हैं उसमें आपको मैं अच्छा स्कोर करवा दूंगा, बस आप जो मैं बोलता हूँ उसको मानते चलो, ठीक है। तो अब जो हमारा इसी जो पहला पॉइंट हमने देखा फैक्टर ऑफ फ्लोटिंग वेपर प्रेशर में, उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, classification of substance on the basis of vapor pressure, on the basis of vapor pressure। हमने सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन किया किसके अकॉर्डिंग, वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। तो ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटेंस हम अकॉर्डिंग टू द वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं। तो ये दो टाइप के सब्सटेंस, एक होता है वोलाटाइल सब्सटेंस और एक होता है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है। तो पहला हो गया मेरा वोलाटाइल सब्सटेंस, वोलाटाइल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर जरूर होता है, ठीक है। इनका मतलब वेपर प्रेशर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब दुनिया में जो भी सब्सटेंस उड़ने की टेंडेंसी रखता है वो उसका वेपर प्रेशर होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। पेट्रोल हुआ, अल्कोहल हुआ, वाटर हुआ, ये किस नेचर के होते हैं, ये वोलाटाइल नेचर के होते हैं, ठीक है बेटा। द सब्सटेंस हैविंग डेफिनाइट वैल्यू ऑफ, सब्सटेंस हैविंग डिफाइनाइट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोलाटाइल सब्सटेंस, मतलब इनका पी नॉट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी पृथ्वी इधर की उधर हो जाए, लेकिन वोलाटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हमेशा कुछ ना कुछ होता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल में आप ले सकते हो वाटर, मिथेनॉल, मिथेनॉल हुआ, ठीक है, C2H5OH हुआ, C6H6CH3 टॉल्विन, ठीक है, जिसको हम टॉल्विन बोलते हैं, वो भी हुआ, ठीक है। तो आई होप से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, नेक्स्ट मेरा है, पहला अगर वोलाटाइल सब्सटेंस है तो दूसरा मेरा टाइप का क्या सब्सटेंस होगा, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। क्या बोलेंगे हम उसको, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। अब आखिर ये वाला क्या है, तो सिंपल से बात है, वोलाटाइल सब्सटेंस जिसका कुछ वेपर प्रेशर होता है उसको हम वोलाटाइल बोलते हैं, और जो उड़ने की टेंडेंसी ही नहीं रखते तो उनका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, तो मतलब जिस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जीरो उसको हम क्या बोलेंगे, वोलाटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। जैसे शुगर हुआ,
नमक, चीनी, ठीक है, और यूरिया, ये सब क्या होता है बेटा, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, द सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी फॉर वेपराइजेशन, सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी फॉर वेपोराइजेशन, सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी फॉर वेपोराइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। इनका पी नॉट हमेशा क्या रहता है, 0 रहेगा बेटा, ठीक है। आई बात समझ में बेटा। तो एक बात याद रखना, इसमें क्या होता है, सॉलिड्स आर एज्यूम टू बी नॉन वोलाटाइल, क्या होते हैं, नॉन वोलाटाइल नेचर के होते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पूरे NH2CO NH2 यूरिया, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, नॉन वोलाटाइल नेचर का होगा। ग्लूकोज हुआ, ठीक है, सुक्रोज हुआ, ठीक है, सुक्रोज हुआ, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं मेरा नॉन वोलेटाइल। सॉल्ट NaCl भी क्या हो गया मेरा नॉन वोलेटाइल, क्योंकि उड़ तो सकता नहीं है ना, ऐसा थोड़ी ना कि नमक यहाँ रख दोगे वेपराइज कर जाता, नहीं करता, क्योंकि सॉलिड्स हमेशा क्या होते हैं बेटा, नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये मेरा पहला फैक्टर खत्म हुआ क्लासिफिकेशन, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड में ही आता है ये पूरा फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर है वो है मेरा टेम्परेचर। क्या है मेरा, टेम्परेचर। मैंने अभी आपको बताया कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टेम्परेचर, क्योंकि देखो आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के बीच का होगा वो घट जाएगा, तो वो क्या होगा, इजीली क्या कर देगा, वेपराइज कर देगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मैं लिख देता हूँ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर kinetic energy of molecule, kinetic energy of molecule increases due to which attraction between molecule decreases and vapor pressure increases, ठीक है बेटा। इसका मतलब बोल सकता हूँ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या होगा, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं बात करूँ कि आखिर कैसे वेरिएशन होता है, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, तो देखो इसका एक इक्वेशन होता है जो हमारे इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये मैंने प्रेशर का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया था। इसको हम बोलते हैं क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन क्या होता है, डी ln ऑफ Vp बाय dt is equal to what, is equal to delta H vaporization by RT square। ये इक्वेशन होता है जो वेपर प्रेशर का मुझे बताता है वेरिएशन किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को इंटीग्रेट करता हूँ, लेट इट बी, तो d बाई dt ln ऑफ Vp, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल H dt इधर ले जाता हूँ, डेल H ऑफ वेपराइजेशन बाय RT स्क्वायर इंटू dt। तो ये d और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको इक्वेशन क्या बनता है, ओवरऑल आपको इक्वेशन बनेगा ln ऑफ Vp, ln ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा H वेपराइजेशन बाय RT, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा H वेपराइजेशन RT प्लस K, ठीक है, वो भी कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका जो ग्राफ होता है, देखो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा रहेगा, तो देखो y इक्वल टू क्या रहेगा, ठीक है। अब आप इधर देखो कि अगर मैं ग्राफिकल टर्म से बात करूँ तो ऑब्वियस बात है, आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो।
तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर मैं बात करूँ ग्राफ की ln ऑफ Vp, ये सिर्फ ये Vp था, वेपर प्रेशर था, ये ln ऑफ वेपर प्रेशर है। तो और 1/T का ग्राफ कैसा रहेगा, कुछ ऐसा है। तो y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है जिसमें स्लोप क्या है मेरा, नेगेटिव है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेटा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग जो हम बात करेंगे, ठीक है, इसी में हम बात करते हैं क्या कि मान लो अगर T इक्वल टू T1 है, T इक्वल टू T1, T टेम्परेचर T1 लिया और वेपर प्रेशर मान लो सपोज करो T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मुझे P1 मिला, तो मेरा ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा ln ऑफ Vp1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन बाय RT1 प्लस K। ये इक्वेशन बनेगा बराबर, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको मैंने सपोज करो इक्वेशन 1 माना, मैंने वेरिएशन देख रहा हूँ मैं, ये तो नॉर्मल इक्वेशन था, मैं वेरिएशन देख रहा हूँ। सपोज करो टेम्परेचर अब मैंने T2 लिया तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो ln ऑफ Vp2 क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन बाय RT2 प्लस K। ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, तो आपको क्या मिलेगा, ln ऑफ, अच्छा इसको P1 P2 मान लेते हैं, P1 माना था ना मैंने इसको, P1 और P2। तो ln ऑफ P2 माइनस ln ऑफ P1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस डेल्टा H बाय RT2 माइनस माइनस प्लस डेल्टा H बाय RT1, ठीक है। ओवरऑल इक्वेशन क्या बना, ln ऑफ P2 बाय P1 इज इक्वल टू डेल्टा H कॉमन ले लो तो 1/T1 डेल्टा H बाय R कॉमन ले लो 1/T1 माइनस 1/T2। आई होप सो ये आपको इक्वेशन जाना पहचाना लग रहा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने, ये इक्वेशन याद होगा। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ P2 बाय P1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पे R की वैल्यू क्या लोगे, R की वैल्यू हमेशा 8.314 जूल या कैलोरी में ली जाती है, क्योंकि वेपर प्रेशर एक एनर्जी का टर्म है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड हो जाता है। आई बात समझ। और ये जो प्रेशर होगा, ऑब्वियस बात है, वेपर प्रेशर कहाँ डिफाइन होता है, एक तरीके से इक्विलिब्रियम पे डिफाइन हो सकता है। तो K2 बाई K1, Ka बाई K2, ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले फॉर्मूले है ना। तो जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले का फॉर्मूला, एक टेम्परेचर दूसरा टेम्परेचर से वेरिएशन वाला फॉर्मूला, तो सिर्फ पूरे केमिस्ट्री में आपको एक ही मिलेगा, ठीक है बेटा। तो आई होप से यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट जस्ट होल्ड करिएगा। ठीक है, अब एक आते हैं, ऑब्वियस बात है, फिजिकल है तो आपको न्यूमेरिकल तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट, required to saturate a vessel of volume, a vessel of volume 82 liter at 300 Kelvin, 82 liter at 300 Kelvin. Vapor pressure of water is 38 torr at 300 Kelvin, ठीक है।
क्वेश्चन दिया हुआ आपको ये, ठीक है, बोला अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए ताकि आप सैचुरेट कर सको वेसल को, ठीक है, 82 लीटर का वॉल्यूम है जिसका, और वेपर प्रेशर वाटर आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब भाई कंटेनर है, ठीक है, वॉल्यूम इसका आपको क्या दिया हुआ है, 82 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, और वेपर प्रेशर दिया हुआ, इतना वेपर प्रेशर के लिए ओवरऑल उसने पूछा कितना अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा। तो एक काम करता हूँ, अभी भी मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, PV = nRT लगाऊंगा बेटा, ठीक है। प्रेशर आपको कितना 38 टॉर्क, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होगा वही आपके लिए प्रेशर होगा, ठीक है। आपको इतने प्रेशर के लिए अमाउंट ऑफ वाटर बताना है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर सैचुरेट करना पड़ेगा ताकि मेरा इतना वेपर प्रेशर मिले। तो 38 टॉर्क को मैं क्या करूँगा, 760 से डिवाइड कर दूंगा इंटू वॉल्यूम 82, n बराबर मुझे निकालना है, ठीक है, या W/18 कर दो, चलो W/18, R की वैल्यू 0.082 इंटू 300, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको हो जाएगा 10⁻³ तो ये 100 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 82 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/20 हो जाएगा। तो वेट जो आएगा मेरा तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है, 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 6/20। वेट जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है, 6/20, मतलब 6/20 मतलब कितना, 3/10, मतलब 0.3 ग्राम वाटर चाहिए 38 टॉर्क का वेपर प्रेशर बनाने के लिए, ठीक है बेटा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ गड़बड़ की क्या मैंने, 20, 82 कैंसर, ओके ओके ओके, माय मिस्टेक, ये 10⁻⁻1 बचा ना यहाँ पे, 10⁻⁻1 नीचे जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 और 10 कैंसिल, सॉरी 3 ग्राम बचेगा, कितना बचेगा, 3 ग्राम, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब सपोज करो मैंने क्या किया इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा चेंजेस किया। इफ 5 ग्राम ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस, इफ 5 ग्राम ऑफ वाटर, अभी तक वेसल खाली था, मुझे बस पता था वेपर प्रेशर, तो इस वेसल में वेपर प्रेशर अगर सपोज करो वाटर का 38 टॉर है 300 केल्विन पे, तो भाई इतना कम से कम पानी चाहिए, 3 ग्राम मुझे इतना वेपर प्रेशर ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी कंटेनर में क्या कर रहा हूँ, 5 ग्राम पानी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इज इंट्रोड्यूस, 5 ग्राम इज इंट्रोड्यूस, ठीक है, इन द अबव वेसल, इन द अबव वेसल, ठीक है, इनिशियली इवैक्यूएटेड देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर which will vaporize, ठीक है। सेम कंटेनर है, मान लो सेम कंडीशन है, टेम्परेचर भी कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया हुआ है, और वॉल्यूम सेम चीज़ है। अब मैंने क्या किया, इसमें 5 ग्राम वाटर इंट्रोड्यूस किया, कितना ग्राम वाटर इंट्रोड्यूस किया, 5 ग्राम। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम पे आएगा बेटा, ये देखो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप कभी मैं क्वेश्चन दूँ तो प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन एटलीस्ट 5 मिनट का टाइम दीजिए, 3 मिनट का टाइम दीजिए, जो भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, उसको पॉज करिए और फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ऐसे क्या होगा, आपका IQ लेवल बढ़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन आप क्या करोगे, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ और सॉल्यूशन भी बताते जा रहा हूँ, आप डायरेक्ट उतारोगे तो आपको उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो मेरा सबसे सजेशन ये होगा, पॉज करिए वीडियो, क्वेश्चन खत्म होने के बाद उससे अटेम्प्ट करिए, फिर आप मैच करिए, ठीक है, इससे आपको फील आएगा उस तरीके, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने 5 ग्राम पानी डाला और इसी कंडीशन पे कितना चला जाता है भैया, 3 ग्राम क्या हो जाता है मेरा, इवोपरेट हो जाता है। 3 ग्राम क्या हो रहा है मेरा, इवोपरेट। 3 ग्राम वाटर क्या हो चुका है मेरा, वेपराइज हो चुका है, और बचा कितना यहाँ पे, 2 ग्राम वाटर बचा, क्योंकि कंडीशन जब सेम है, 5 ग्राम डाला तो 3 ग्राम आपको पता है, 3 ग्राम तो वाटर क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज ऑफ वाटर वेपराइज, परसेंटेज ऑफ वाटर वेपराइज, तो क्या बोलोगे आप भाई, 5 में से 3 चला गया इंटू 100, मतलब कितना, 60% वाटर क्या हो चुका है मेरा यहाँ पे, वेपराइज हो चुका है। तो देख सकते हो आप कितना आसान सा क्वेश्चन, हालांकि 2 ग्राम मैंने ज़्यादा कर दिया, 2 ग्राम नीचे करना चाहिए था, ठीक है। तो 2 ग्राम बचेगा, 3 ग्राम वाटर क्या हो जाएगा, जब कंडीशन सेम है भैया, इनिशियली इवैक्यूएटेड, सब कंडीशन सेम रखिए, कुछ चेंज ही नहीं किया मैंने, तो इसका मतलब 5 ग्राम वाटर डालते। अब जब तुम 10 ग्राम भी डालोगे तो उसमें क्या होगा,
3 ही ग्राम वाटर क्या होगा, वेपराइज होगा, क्योंकि इतने टेम्परेचर के लिए सिर्फ इतना ही वेपर प्रेशर बनता है, और इतने वेपर प्रेशर के लिए सिर्फ इतना ही वेट आपको वाटर, आप 20 ग्राम डालोगे तो वो भी 3 ग्राम में वाटर वेपराइज करेगा, 17 ग्राम वाटर क्या हो जाए आपका नीचे बढ़ जाएगा। तो दिस वाज योर ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, तो जो आज का लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मेरे सब बच्चे से यही निवेदन रहेगी, प्लीज़ इन चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करा करिए, ठीक है। और अवस्थी आप बनाते रहिए, ठीक है। अवस्थी लेवल 1 हम जब भी होगा तो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे सैटरडे को डिस्कशन किया करेंगे, तो आपका ये चैप्टर जो होगा मोस्ट प्रोबेबली 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज दूसरा लेक्चर आपका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 दिन और लगेगा, 10 दिन के अंदर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बस मेरा सजेशन ये होगा कि लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए, नोट्स प्रॉपरली बनाइए, प्लीज़ कांटेक्ट में रहिए। आपको कुछ भी डाउट आता है ना बेटा, बिल्कुल बिंदास पूछिए कि सर मेरे को ये डाउट है, ये आज के लेक्चर में समझ में आया, प्लीज़ सर मेरे को आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन में हो सकता है मैं आपको नहीं जज कर पा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप इतना अपनी तरफ से इनिशिएट करिए, आप टीचर से कॉन्टैक्ट में रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये 6 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपने सीरियसली पढ़ लिया तो हो सकता है आपका पूरा लाइफ बन जाएगा। तो बस मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि प्लीज़ 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 बी सीरियस, और जितने भी आगे के चैप्टर आएंगे, आगे कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत आसान और बहुत ईजी है, एक बार आपको समझने की देर है और अवस्थी बनाने की देर है, एक बार आप बना लिए तो आपको सब चीज़ें क्या हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। तो आज का चैप्टर, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। थैंक यू वेरी मच।